तीनों सेनाओं के बीच त्रिसेवा सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को परिवर्तन चिंतन नाम से आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की। इस सम्मेलन का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंट और इंटीग्रेशन एफर्ट्स को बढ़ावा देना है और इसके लिए नए विचार, सुधार और पहल उत्पन्न करना है। यह अपनी पहली तरह का पहला सम्मेलन है जिसमें सभी सैन्य मामलों के विभाग, तीनों सेनाओं के प्रमुख आदि हिस्सा लेंगे। कोलकाता के मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने आई लीग का टाइटल अपने नाम किया। इस क्लब ने पहली बार इस टाइटल को जीता। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने फाइनल में शिलोंग लाजोंग एफसी को 2-1 से हराया और इस जीत के साथ ही इस क्लब ने ISL यानी इंडियन सुपर लीग में भी अपनी जगह सुनिश्चित की। यदि हम आई लीग की बात करें तो यह एक प्रोफेशनल पुरुष फुटबॉल लीग है। इसकी शुरुआत 2007-8 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा ही की गई थी और इस लीग ने 1996 से चली आ रही नेशनल फुटबॉल लीग का स्थान लिया था। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी ने पश्मीना सीमा मार्च को रद्द करने का फैसला लिया है। इस मार्च का उद्देश्य चांगपा जनजातियों की दुर्दशा को उजागर करना था। यह एक बंजारा समुदाय है जो भारत के लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके में निवास करते हैं। इनकी एक छोटी संख्या चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्रों में भी रहती है और यह तिब्बतियों के साथ भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं साझा करते हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते देश चरम मौसमी परिस्थितियों का सामना कर रहा है तथा यह समस्या उन देशों में विकराल रूप ले लेती है जहां कोई पूर्व चेतावनी प्रणाली नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर भारत 5 देशों में पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है। भारत का यह प्रयास UN यानी संयुक्त राष्ट्र के अभियान का हिस्सा है जो सभी देशों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने से संबंधित है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। इस अभियान के पहले चरण के तहत चिन्हित किए गए 30 देशों में से 5 देशों की मदद भारत कर रहा है। इन 5 देशों में शामिल हैं नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस। रवांडा नरसंहार की 30वीं बरसी पर भारत ने श्रद्धांजलि अर्पित की तथा एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कुतुब मीनार को रवांडा के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में रोशन किया गया। इसी नरसंहार की याद में संयुक्त राष्ट्र महासभा 7 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में मनाती है। यह रवांडा में 2 जातियों हुतू और तुत्सी के बीच हुए संघर्ष की याद दिलाता है जिसमें लगभग 8 लाख लोगों की जान चली गई। 100 दिनों तक चले इस नरसंहार को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की जबकि रवांडा में संयुक्त राष्ट्र और बेल्जियम की सेनाएं थीं। चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व देश का गर्व की थीम के तहत कुछ अभियानों की शुरुआत की। इन अभियानों में टर्निंग 18 और यू आर द वन जैसी पहले शामिल हैं। यहाँ टर्निंग 18 अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को लक्षित करना है जिससे युवाओं को आगामी चुनावों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा तथा यू आर द वन अभियान का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL ने सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित करने की घोषणा की। यह भारत में निजी क्षेत्र का पहला सैटेलाइट होगा जो पृथ्वी की निगरानी करेगा। इस सैटेलाइट द्वारा हाई रिजोल्यूशन वाली ऑप्टिकल क्वालिटी की इमेज प्रदान की जाएगी और यह पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए डेटा को इकट्ठा करने में मदद करेगा। इस सैटेलाइट को TSAT-1A नाम दिया गया है और इसे स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF सिंगापुर में क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगी। यह फोरम इस क्षेत्र के शीर्ष निवेशकों, वित्तीय संस्थानों, स्टार्टअप और उद्यमियों को एक साथ लाता है और इस फोरम का लक्ष्य टिकाऊ बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाना है। इस फोरम का प्रबंधन भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी यानी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा किया जाता है। यदि हम IPEF की बात करें तो इसे 2022 में लॉन्च किया गया था और फिलहाल इसमें 14 देश शामिल हैं। सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने इटली के 35वीं रैंकिंग वाले मोटेओ अर्नाल्डी को 5-7, 6-2, 6-4 से हराया। सुमित नागल मुख्य ड्रॉ में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय और मास्टर्स 1000 इवेंट्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय एकल खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले मुख्य ड्रॉ खेलने वाले भारतीयों में विजय अमृतराज और रमेश कृष्णन का नाम शामिल है।
भारत ने लगातार 5वीं बार चावल खरीद के लिए WTO के पीस क्लॉज का सहारा लिया है। दरअसल वर्ष 2022-23 में भारत में चावल सब्सिडी उत्पादन के मूल्य का 12% थी, जिससे 10% सब्सिडी सीमा का उल्लंघन हुआ। इसी के संदर्भ में भारत ने WTO को सूचित किया। यदि हम पीस क्लॉज की बात करें तो यह विश्व व्यापार संगठन का एक अस्थायी समाधान है जो विकासशील देशों में खाद्य खरीद कार्यक्रमों की सब्सिडी की सीमा में छूट देता है। यह क्लॉज सब्सिडी सीमा के उल्लंघन पर WTO के सदस्यों की कार्रवाई से बचाता है। DGTR यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने सोडियम साइनाइड पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। यह शुल्क चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से आयातित सोडियम साइनाइड पर लगाया जाएगा। यह निर्णय घरेलू उद्योग ने मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए किया है। यदि हम सोडियम साइनाइड की बात करें तो यह एक जहरीला कंपाउंड है। इसका उपयोग एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, माइनिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज आदि में किया जाता है। जिम्बाब्वे द्वारा ZIG नाम से एक नई मुद्रा को अपनाने की घोषणा की गई है। यहाँ जिक नाम का अर्थ जिम्बाब्वे गोल्ड से है। यह नई मुद्रा विदेशी मुद्राओं, सोने और बहुमूल्य खनिजों द्वारा समर्थित होगी। इस मुद्रा ने जिम्बाब्वे डॉलर का स्थान लिया है। इसका लगभग 70% मूल्य ह्रास हो चुका था। इसका उद्देश्य आसमान छूती मुद्रास्फीति को कम करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है। यदि हम जिम्बाब्वे की बात करें तो यह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक लैंड लॉक कंट्री है। इसकी सीमा जाम्बिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से लगती है। हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। साथ ही इस दिन को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली रखी गई है। इसी अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक सम्मेलन का भी उद्घाटन किया जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का विषय होम्योपैथी में अनुसंधान और दक्षता को बढ़ावा देना है। स्पेस फाउंडेशन ने इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की टीम को सम्मानित किया। इस टीम को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन स्पेस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को स्पेस एक्सप्लोरेशन और खोज के क्षेत्र में अंतरिक्ष एजेंसी, कंपनी या संगठनों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। दरअसल जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर नासा के अपोलो 13 मिशन का हिस्सा थे। यह पुरस्कार उन्हीं की याद में हर साल देते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 खबरों में बनी हुई है। इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया। रिपोर्ट के आंकड़ों पर ध्यान दें तो हेपेटाइटिस के कारण मरने वालों की संख्या वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और हेपेटाइटिस वायरस के कारण हर दिन 3,500 से अधिक लोग मरते हैं। वहीं वार्षिक रूप से ये आंकड़ा 13 लाख तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक जानलेवा रोग है और हेपेटाइटिस के करीब 80% मामले 38 देशों से आते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। फिलिस्तीन प्राधिकरण ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नए सदस्य के प्रवेश पर बनी समिति के पास भेज दिया है। यहाँ जानने वाली बात है कि जब कोई देश पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन करता है तो उसकी सदस्यता को सबसे पहले सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली यानी महासभा में इस प्रस्ताव को रखा जाता है और वहां इस प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने लियो वराडकर का स्थान लिया। आयरलैंड में प्रधानमंत्री को टीशक कहा जाता है। यदि हम आयरलैंड की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित एक पश्चिमी यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी डबलिन है। यह यूनाइटेड किंगडम के एक हिस्से उत्तरी आयरलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित किए। इस चुनाव में भारत की जगजीत पवाडिया को फिर से चुना गया। उन्हें बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्य देशों में सबसे अधिक वोट हासिल हुए और सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 2025 से 2030 की अवधि तक के लिए होगा। वे 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से जुड़ी हुई हैं और 2021-22 में उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में।
इसमें 13 सदस्य होते हैं जिन्हें आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुना जाता है। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग रांची में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक होगा। इसकी घोषणा हॉकी इंडिया ने की। इस लीग में अंडर 21 उम्र की महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। लीग को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले चरण में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और ओडिशा की टीमें शामिल होंगी। हॉकी इंडिया द्वारा शुरू की गई यह पहल देश में महिला हॉकी के विकास में मदद करेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग प्री साइक्लोन अभ्यास का आयोजन करेगा। यह अभ्यास अप्रैल-जून 2024 सीजन के लिए होगा। यह साइक्लोन के पहले और बाद के मौसम में आयोजित होने वाले अभ्यास का एक हिस्सा है जो आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों की तैयारियों का आकलन करता है। यदि हम साइक्लोन की बात करें तो यह कम दबाव वाले क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। यह प्रायः आपदा का कारण बनते हैं। हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की घोषणा भारत सरकार ने 2003 में की थी और यह व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा शुरू की गई पहल का परिणाम था। इसे महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जिससे बच्चे के जन्म के समय महिलाओं की मृत्यु के मामलों को कम किया जा सके। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद पार्किंसंस बीमारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। यह एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें पीड़ित व्यक्ति समझने और सोचने में कठिनाई, भूलने की बीमारी, थकान आदि से पीड़ित होता है। सब्जेक्ट आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसमें 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है। इस रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाला विश्वविद्यालय बना है और डेवलपमेंट स्टडीज के मामले में यह वैश्विक स्तर पर 20वें स्थान पर है। इस वर्ष की रैंकिंग में एंट्री और समग्र प्रदर्शन के मामले में भारत ने क्रमशः 19% और 17% की वृद्धि दर्ज की है। इसी के साथ भारत चीन के साथ एशिया में दूसरा सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन करने वाला देश बन गया है। ये रैंकिंग क्वाक्वेरली साइमंड्स के द्वारा की जाती है। इसके माध्यम से दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन और गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है। भारत सरकार ने CDP सुरक्षा नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यहाँ सुरक्षा का मतलब है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट से। इस प्लेटफॉर्म को क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए विकसित किया गया है तथा सब्सिडी का पैसा किसानों के बैंक खाते में ई-रूपी वाउचर के जरिए दिया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म किसान, दुकानदार, क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को एक मंच पर लाएगा। साथ ही यह PM किसान, NIC, UIDAI, ई-रूपी, जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग से जुड़ा हुआ है जो पूरी प्रक्रिया को आसान और फास्ट बनाएगा। विश्व व्यापार संगठन ने नवीनतम वैश्विक व्यापार आउटलुक और स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर आया है। डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के एक्सपोर्ट में भारत ने 17% की वृद्धि दर्ज की। भारत सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड से पीछे है। इन डिजिटल सेवाओं में शिक्षा, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, म्यूजिक और वीडियो जैसी सेवाएं शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से यह क्षेत्र तेजी से उभरा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित किया। यह नैनो सेंसर साइटोकिन्स का शीघ्र पता लगाने में सहायक होगा जो हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन का एक समूह होता है। नैनो सेंसर के विकास से गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, संक्रामक रोगों और रोमेटोलॉजिकल का पहले से ही पता चल सकेगा। इससे बीमारियों के उपचार में सहायता मिलेगी और मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा। साइटोकाइन्स एक प्रकार का बायोमार्कर है जो डैमेज टिश्यू की मरम्मत करने, कैंसर के विकास का पता लगाने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स ने बड़ी घोषणा की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इस वर्ष आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से पुरस्कृत करने का फैसला लिया है। यह आर्थिक पुरस्कार 48 एथलेटिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट्स को दिया जाएगा। इसकी राशि $50,000 होगी। इसी के साथ यह ओलंपिक खेलों में पुरस्कार राशि देने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय महासंघ बन जाएगा। हालांकि इस घोषणा से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और वर्ल्ड एथलेटिक्स के बीच
विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभी इसकी मंजूरी नहीं दी है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के 19 वर्षीय पहलवान उदित ने पुरुषों के 57 केजी वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा अभिमन्यु और विक्की ने भी अपने अपने वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस चैंपियनशिप का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। भारतीय पहलवानों ने इस चैंपियनशिप में अपने देश के नाम और झंडे के तहत हिस्सा लिया। दरअसल वर्ल्ड रेसलिंग गवर्निंग बॉडी द्वारा भारतीय रेसलिंग फेडरेशन को निलंबित किया गया था। इसके बाद भारतीय पहलवान यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इस निलंबन को हाल ही में हटाया गया है। भारत के बेंगलुरु के बाद विश्व का एक और शहर गहरे जल संकट का सामना कर रहा है और वो शहर है बोगोटा। यह कोलंबिया की राजधानी है जो एंडीज के पठार पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2600 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानियों में से एक है। इसके पूर्व में एंडीज की चोटियां हैं और पश्चिम में हरी भरी घाटियां हैं, जिसके बीच से मैग्डेलेना नदी बहती है, जो कोलंबिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि हम कोलंबिया की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी सीमा पनामा, वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू और इक्वाडोर से लगती है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने निमुसलाइड दवा के उपयोग पर सुरक्षा चेतावनी जारी की है। आयोग के अनुसार यह दवा शरीर पर रैशेज का कारण बन सकती है। इस दवा का उपयोग जनरली दर्द, सूजन और सूजन पैदा करने वाले रासायनिक पदार्थों को कम करने के लिए होता है और यह दवा फीवर, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं में काफी आम है। यदि हम भारतीय फार्माकोपिया आयोग की बात करें तो यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन देश में दवाओं के मानक निर्धारित करने के लिए किया गया है। दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल को होगा। इस वर्ष इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में किया जाएगा। यह अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होगा और इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन हर साल किया जाता है और इस अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया गया था। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। नमस्कार।